चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट 3 और 4 टॉपिक्स रह गए हमारे कंपनी लॉ के। फिर ये हमारा यूनिट पूरा ख़त्म हो जाएगा, कंपनी लॉ पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, आप लोग ने एक चीज़ तो क्लियर की होगी, आपके दिमाग में ये चीज़ तो होगी कि जब भी कंपनी फॉर्म एसोसिएट होता है, एसोसिएशन ऑफ जब भी पर्सन होता है और वो जब रजिस्टर्ड होता है लॉ के ऊपर, लॉ के पास, तो उसे कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा करने पड़ते हैं। कुछ लिखित में कुछ चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं आरओसी के पास में और रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ के पास में, है ना। एक एविडेंस के तौर पर कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी की ये डिटेल्स है। तो जो भी एसोसिएशन होंगे उनके कुछ मेमोरेंडम्स होंगे, मतलब उनके कुछ डिटेल्स होंगे, लाइक नाम, ऑब्जेक्ट, है ना, लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी से कितने लोग जुड़े हैं, मिनिमम उनकी लाइबिलिटी क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है। जो डॉक्यूमेंट आउटसाइडर्स पढ़ते हैं, मतलब कंपनी में जो पैसा लगाने वाले या जो कंपनी से जोड़ने वाले वो लोग, क्योंकि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ना कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ पर है, कंपनी में पैसा लगाओगे तो लाइबिलिटी कितनी है, ये सब। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना, वो कंपनी का एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। जैसे एज एन इंडियन हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हो, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा। कंपनी के पावर्स लिखे उसमें, कंपनी जिस आधार पर अपने आप को क्या किया है, स्टैब्लिश किया है, क्या किया है, कंपनी का जो एक्चुअल फाउंडेशन है जिस आधार पर, है ना, कंपनी का पूरा बेस जिस पर बिल्ट है, तो इसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं कि कंपनी का ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ना। क्लियर है। अब इसका रीज़न क्या है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्यों आरओसी के पास में रजिस्टर्ड करवाते हैं, या जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ है रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के पास में क्यों रजिस्टर्ड करवाते हैं। देखो, ध्यान देना, पहले बोला मैंने आउटसाइडर्स के लिए डॉक्यूमेंट है, ये बाहर से जो भी लोग कंपनी से जुड़ते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, नेम क्या है, लाइबिलिटी क्या है। इसमें लिखा क्या पहले समझ लो आप। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए और स्टेक होल्डर के लिए जानना ज़रूरी है। कंपनी की स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, भैया क्या रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है, देश में काम कर रहे हैं, धंधा क्या है उनका, उसकी रेंज क्या है, इंडिया के बाहर काम होगा, इंडिया में काम होगा। ठीक है। शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और जितने भी लोग जो कंपनी से जुड़ने वाले उनको पता रहेगा कि कंपनी के पास पावर्स क्या है और कंपनी किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, पता होना चाहिए ना स्टेक होल्डर्स को। वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो हर वो व्यक्ति जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंपनी ऐसा मान लेगी, अज्यूम कर लेगी कि उसको कंपनी की चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूलना मत इसको। इट इज़ मोर लाइक अ डिफेंस टू द कंपनी, कि कंपनी ऐसा अज्यूम कर लेती कि हर जो व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ रहा है फाइनेंशियली, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट को पढ़ के आया है, तो कंपनी के लिए एक प्रकार का डिफेंस होता है। फिर उसके बाद में आप समझ लीजिए, जो शेयर होल्डर है उसको पता होना चाहिए कंपनी का पर्पस क्या है, कि उसका जो मनी है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है ना। तो मैं जिस जगह पैसे लगा रहा हूँ उसमें क्या रिस्क होगा, बराबर है। ये सब मेमोरेंडम में लिखा। ऑब्जेक्ट पता है, मतलब यू नो द रिस्क, कि रिस्क है कि नहीं है। तो इट इज़ बट आउटसाइडर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। कंपनी अज्यूम कर लेती है कि हमारे डॉक्यूमेंट को लोग पढ़ के आए, जितने भी आउटसाइडर्स, तो कंपनी अज्यूम कर लेती है कि उनको नोटिस या कम्युनिकेशन जा चुका है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं इसको। मतलब कंपनी ऐसा अज्यूम कर लेती है इम्प्लाइडली कि भैया हमारा जो नोटिस है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरेंडम में, वो लोग पढ़ के आए, बराबर है। जो भी आपके मेमोरेंडम में लिखा होगा, आप उसके बाहर का कुछ भी काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही नेसेसिटी है, लाइक बहुत ही अर्जेंसी है, तो बात अलग है। लॉजिक समझा ना। इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और इन्वॉल्व इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज़ बियॉन्ड द पावर रिटन इन द मेमोरेंडम। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो होगा अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम्स। और जो चीज़ मेमोरेंडम में नहीं लिखी है वो क्या होगी, वॉइड। और वॉइड का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, नॉट अलाउ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा कोई भी काम जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा होगा, है ना, डेफिनेटली वो आप नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड। क्या कहलाएगा, वॉइड। सिंपल है। कोई कंपनी है,
उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि वो कंपनी महाराष्ट्र में ही अपने बिज़नेस को एक्सपांड करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में ये होगा, सेलिंग में यही होगा। अब अगर वो कंपनी बिना मेमोरेंडम को चेंज किए अपने बिज़नेस को एक्सपांड करती है अदर स्टेट्स में, तो गलत है ना। स्टेक होल्डर्स को से आप पूछो, उनको बताओ, उनके थ्रू उस मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट को चेंज करो, अल्टर करो, अपनी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ और तब आगे बढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेक्शन 4 में कंपनीज एक्ट के मेमोरेंडम किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी कंपनी, कितने प्रकार की कंपनी अपन ने पढ़ी ना, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, कौन सी कंपनी कौन से प्रकार के मेमोरेंडम को चूज़ करेगी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अल्टीमेटली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड बाय शेयर्स, ABC लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो आप जो मेमोरेंडम चूज़ करेंगे वो टेबल A का होगा, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल्स जो होते हैं ना लॉ में, उसमें स्पेसिफिक फार्मूलेज और रेगुलेशंस और फैक्ट्स लिखे होते हैं, मतलब जो चीज़ आपको करना ही है ना, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा रहता है वो, है ना, नंबर्स फॉर्म में। तो अगर आप इस प्रकार की कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको टेबल A फॉलो करना पड़ेगा शेड्यूल 1 का। अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल के थ्रू नहीं चल रही है, वो लाइक सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, याद है, उसमें किसी प्रकार का शेयर कैपिटल नहीं होता, सेक्शन 8 कंपनी, तो वो फॉलो करेगी टेबल B ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है बच्चों। फिर अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, है ना, आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी गारंटी पर है और शेयर कैपिटल के थ्रू है, तो टेबल C। अनलिमिटेड कंपनी है, लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड है, तो टेबल D। और अगर अनलिमिटेड कंपनी और हैविंग शेयर कैपिटल है, जो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में कि आप एक अनलिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करो और शेयर कैपिटल, तो फिर टेबल E। तो बेसिकली आपको भी रियलाइज़ हो गया कि जो ऊपर के टेबल से ये ज़्यादा फॉलोड होते हैं, कंप्लाइड होते हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ कंटेंट्स पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बात ध्यान रखना, पॉपुलर क्वेश्चन जो होते हैं ना कभी भी किसी भी लॉ में, वो आने का टाइम चले गया। ऐसा नहीं बोल रहा कि पॉपुलर क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल, मगर अब जो नॉन पॉपुलर क्वेश्चन हैं, जो उतने लोग अरे यार ये नहीं पढ़ूँ मैं, वो नहीं, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन, क्योंकि आप क्या 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट आ चुका है, तो एक एक चीज़। अब जैसे नेम क्लॉज, सबसे पहला क्लॉज क्या लिखा रहता है मेमोरेंडम में, नाम क्या है कंपनी का। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे क्या लगता है, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो नाम के क्या लगेगा, लिमिटेड। OPC है तो OPC के आगे क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि OPC इज़ ए ब्रीड ऑफ प्राइवेट कंपनी। बराबर है, ये तो आप लोगों को पता हो। सेक्शन 8 कंपनी होगी तो सेक्शन 8 कंपनी पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अपन ने पढ़े तो उसके नाम के आगे आपको प्राइवेट या पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर कोई कंपनी ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है, जैसे लिखा ना उसमें, अगर कोई नाम के आगे लिखा इलेक्ट्रल ट्रस्ट, तो वो भी रजिस्टर्ड होगी। ट्रस्ट और ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉरपोरेशंस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेक्शन 8 के द्वारा अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई तो उसके नाम क्या लगता है ना, फेडरेशन, स्पोर्ट्स क्लब, ट्रस्ट, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो उनको इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम 2013 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CBDT, जो डायरेक्ट टैक्स डिसाइड करते हैं जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने बोला कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी होंगी वो अपने नाम के आगे ये लगाएंगी, फाउंडेशन, फोरम, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉन्फेडरेशन, ये सब लगेगा नाम के आगे। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया भी था। ठीक है। ये सेक्शन 8 कंपनियां के लिए डिसाइडिंग है। फिर MCA ने 5 जून 2015 को एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो सरकारी कंपनी होगी उसके नाम के आगे क्या लगेगा, लिमिटेड। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL के बारे में अपन ने पढ़े थे। ठीक है। और जो 1 पर्सन कंपनी है उसके नाम के आगे क्या लगता है, प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी है। दूसरा क्लॉज क्या होता है इनका, अच्छा एक दो चीज़ें और, नाम जो है कंपनी का, वो नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड नहीं होना। मतलब ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम ABC है, मैं भी ABC रख रहा हूँ, ऐसा अलाउ नहीं है। फिर वो नाम किसी रिलीजन को या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट ना करे। वो नाम गवर्नमेंट ऑफिसेस को यूज़ ना करे, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के नाम के थ्रू ना हो, है ना, रिप्रेजेंट ना करे उनको, आपके नेशनल एम्बलम्स को यूज़ ना करें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्लॉज होता है कंपनी का रजिस्टर्ड क्लॉज, जहाँ कंपनी का हेड ऑफिस होता है, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़रूरी है भाई, जिसके आधार पर कंपनी स्टैब्लिश हुई है उसी के तो आधार पर लोग पैसे लगाते हैं कंपनी में। अब देखो ये पैराग्राफ जो है ना, इसको ऐसा अपनी आंखों में उतार लेना। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट, क्या लिखा है,
इफ़ एनी कंपनी हैज़ चेंज इट्स एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, मतलब आपने क्या किया, अपनी जो एक्टिविटीज़ के साथ आप रजिस्टर्ड हुए तो वो चेंज कर लिया और वो नाम से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, मतलब नाम कुछ और बता रहा है और आप बेच कुछ और रहे हो, लाइक आपका काम कुछ और है, बराबर है कि नहीं बराबर है। आपने क्या किए, एक कंपनी बनाया सरस्वती टेक्सटाइल्स, है ना, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का काम है, अब वो नाम से अच्छा लग रहा है सरस्वती टेक्सटाइल्स, भाई अच्छा है। अब आप थोड़े दिन में अगर एक बात बताओ, आप नाम आपका सरस्वती और अब काम आप शराब का चालू करोगे तो नहीं जमेगा ना, सरस्वती लिकर्स, क्योंकि नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपके नाम से काम रिप्रेजेंट होना चाहिए। लॉजिक समझ रहा है ना, रिलायंस हम जब बोलते हैं तो उस पर निर्भरता दिखती है, लॉजिक समझ रहा है, तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ओके, तो इट शैल चेंज। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार गड़बड़ है, कुछ नाम और काम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो अगले 6 महीने के अंदर आपको अपना एक्टिविटीज़ चेंज करना पड़ेगा, नाम के हिसाब से लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओके, और वो बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आप लोगों को? नाम के हिसाब से आपका काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के लिए दिमाग में फिर वो भ्रम जाता है ना कि नाम कुछ और है और काम कुछ और है। फिर होता है लाइबिलिटी क्लॉज, जो भी लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में तो वो नॉर्मली क्या पढ़े अपने, लिमिटेड बाय शेयर्स, पर याद है कुछ, जितने का अनपेड वैल्यू उतने की लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये पे किया तो बच्चे 5 रुपये लाइबिलिटी, ख़त्म। फिर लिमिटेड बाय गारंटी, 10 रुपये पे किया, पूरे 10 रुपये हो चुके हैं, शेयर पे कर चुके हैं, आपने गारंटी है कि मैं और ये 10 रुपये और पे करूँगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, या जो भी और अमाउंट मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी में होता है लिमिटेड बाय गारंटी। और जो ये पढ़ा चुका मैं आपको गारंटी वाला पोर्शन पूरा, है ना, पढ़ेंगे नहीं पढ़न। और अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड, आपकी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जाएगी। हम अगर फोर्स नहीं करते, आप पूछते हैं कि आप लगाओगे क्या पैसे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ठीक है, अपन ने लिमिटेड बाय गारंटी वाला पोर्शन पूरा पढ़ चुके हैं, तो उस पर डिटेल में अब आप ऑलरेडी पीछे जाके पढ़ सकते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े, याद आ रहा है कि नहीं, है ना। आप मेंबर रहे और कंपनी अगर वाइंड अप हो गई तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एसेट्स में, और अगर आप मेंबर थे और अभी 1 साल हुए नहीं है सीज़ होने के बाद, तब भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने 1 अप्रैल को छोड़ दिया कंपनी 2020 को, तो अभी 31 मार्च आने का है ना, 1 अप्रैल आने का है, अभी 1 साल होने का है, तो भले मेरी मेंबरशिप जा चुकी है बट अभी भी 1 साल आने का है, तो उस वक्त अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो डेफिनेटली मैं पे करूँगा कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ और डेप्ट्स होगी, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, जो मैंने अपनी मेंबरशिप खत्म होने के पहले वो जिम्मेदारी लिया था। जो भी कॉस्ट और चार्जेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे जो वाइंड अप पे लगेंगे, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, है ना, स्टेक होल्डर्स को। कैपिटल क्लॉज सिंपल है, कंपनी कैपिटल से रन होती है। 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं कंपनी के पास में, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट कैपिटल्स। डेट में आ गए डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बराबर है कि नहीं बराबर है, पब्लिक डिपॉजिट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, और इक्विटी शेयर का एक और पार्ट होता है, जो शेयर का दूसरा पार्ट होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के थ्रू रन होती है कंपनी, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है कंपनी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। पढ़ाया था ना मैंने आपको भी इस पर, कंपनी जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, जो शेयर कैपिटल के थ्रू रन ही नहीं होती, उन पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 8 कंपनी जैसे होगी, है ना। एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन मतलब कितने लोग सब्सक्राइब हुए तो वो अपनी पूरी डिटेलिंग लिख के देते हैं कि हमने 1 शेयर खरीद लिया, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारी ऑक्यूपेशन, हमारी डिटेल्स, वो पूरा। तो पब्लिक कंपनी में कितने लोग देंगे लिख के, जल्दी बताओ? मिनिमम 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और जो ओपीसी होता है उसमें तो अपन पढ़ ही चुके हैं, एक ओपीसी एक उसका नॉमिनी, और अगर सब्सक्राइबर ही मर गया तो जो दूसरा पर्सन होता है डेफिनेटली उसको मेंबर बना लेते हैं कंपनी का, याद है नॉमिनी को। फिर ये मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड एब्सोल्युटली इन पैराग्राफ एब्सोल्युटली साइन बाय पब्लिक कंपनी तो 7 लोगों की साइन, प्राइवेट कंपनी तो 2 लोगों की साइन, और ओपीसी है तो 1 लोगों की साइन। और एक विटनेस वहाँ पर मौजूद होना चाहिए जब साइन हो रही होगी, तो जो सिग्नेचर्स को अटेस्ट करे, जैसे कोई लॉयर या सीएस या सीए या कोई भी प्रोफेशनल ऑफिसर। उनके पर्टिकुलर्स भी होना चाहिए, लाइक डेट, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, इट इज़ नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हु आर द एजेंट्स बोल रहा है वो, जो मिनिमम मेंबर्स हैं, 7, 2, 1। अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेचरी, क्योंकि मिनिमम मेंबरशिप में कभी भी माइनर नहीं हो सकता। माइनर बाद में जाके कंपनी के शेयर खरीद सकता है थ्रू गार्जियन, अपने किसी पेरेंट्स के थ्रू या किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो एडल्ट है,
देखो ना, माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, एडल्ट नहीं है ना, 18 साल से कम का है। हाँ, जो गार्जियन है माइनर का, इस पर क्वेश्चन आ सकता है अपने पास, जो गार्जियन है माइनर का, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम को, उसके बिहाफ में, है ना, तो लिखा है इसमें विल बी डीम टू हैव सब्सक्राइब इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। गार्जियन के थ्रू अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो मतलब आपके हुए, मगर आपका नाम नहीं होगा। हमको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी कैपेसिटी में खरीदा है, बट अल्टीमेटली वहाँ देखो, ध्यान देना, मगर वो गार्जियन के थ्रू ही होगा, डायरेक्टली माइनर नहीं खरीद सकता, गार्जियन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। तो अब गार्जियन के थ्रू आपको इतनी चूल है मेंबर बनने की, तो फिर रेडी भी रहना लाइबिलिटीज़ के लिए अगर आती है तो। नॉर्मली तो नहीं होती, बट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्लॉजेज हमने पढ़े, ये सब कंपलसरी क्लॉजेज हैं, है ना, कंडीशंस है जो आपको मेमोरेंडम में शो करनी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, भूलने का नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसको बिल्कुल भूलने का नहीं, ठीक है। गार्जियन ने किया मतलब माइनर ने किया सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टली माइनर को अलाउ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भूलने का नहीं है, ओके, बहुत ध्यान से पढ़ने का।